केमिस्ट्री वर्ल्ड आपको एग्ज़ाम में 11 के एग्ज़ाम में होने वाले केमिस्ट्री के जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस के साथ पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्यूशन देने जा रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग इस सवाल को, इस सभी जितने आंसर्स हैं, जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन सबों को ध्यान से देखें और अपने भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपको 12 में भी आपको मजबूती प्रदान करेगा और आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि अभी तक जितने बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमेशा हमें देते रहें। तो चलते हैं आगे की ओर। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूपैक नेम ऑफ CH3 CH2 CH2OH। देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन और OH ग्रुप है। दी यूपैक नेम क्या होगा? प्रोपेनॉल। 3 कार्बन, प्रोपेन, OH ग्रुप, ऑल। द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन टुवर्ड ब्रोमीन से रिएक्शन करने में निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन सबसे अधिक रिएक्टिव होंगे? तो इसका सही आंसर होगा इथीन। सही आंसर होगा इथीन। इथीन के साथ ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, क्योंकि आप जानते हो कि अल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन ही होते हैं। इथाइन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि इथाइन में 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, और बेंजीन तो आप जानते हो कि लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए जो भी ब्रोमिनेशन की क्रिया होती है वो हम किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं, एंड दैट कैटलिस्ट में बी FeBr2। ठीक है, इसलिए सही आंसर होगा इथीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 3rd क्वेश्चन हमारा क्या है? यहां देखिए, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है, जिसमें मोल्स दिया गया है और वॉल्यूम भी दिया गया है। वेरी सिंपल। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा? M = N/V इन लीटर। ठीक है, ये तो आप जानते हो। तो 5/2 कितना हो जाएगा? 2.5 M। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए आइए नेक्स्ट चौथे सवाल की ओर चलते हैं। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड जिसमें कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 6.7% और ऑक्सीजन है 3.3%। तो इसका आप चार्ट आपने पढ़ा होगा। पहले हम लोग क्या लिखे? यहाँ पर लिखे एलिमेंट को, उसके बाद उसके परसेंटेज को हमने लिखा, फिर एटॉमिक वेट को लिखा। ठीक है, अब परसेंटेज में एटॉमिक वेट से डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो क्या मिला हमको? नंबर ऑफ मोल्स और रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। ये हुए, कार्बन का हुआ 3.3, ठीक है, हाइड्रोजन का हुआ 6.7, क्योंकि परसेंटेज है 6.7, एटॉमिक वेट नहीं है, एटॉमिक नंबर। इट शुड बी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12। तो जितना परसेंटेज दिया है उसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा और रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स यहाँ निकल जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का है 6.7%, एटॉमिक मास है 1, तो 6.7/1 आपको कितना आएगा? 6.7। उसी तरह ऑक्सीजन का है 3.3, ठीक है, एटॉमिक मास होता है 16, तो 3.3 में 16 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 3.3। ये जल्दी से सॉल्व करने के लिए हमने इसको बना के रखा है। ठीक है, अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो इन तीनों में आप देखो कि जो सबसे छोटा संख्या होगा, यहां देखिए 3.3, ये सबसे
छोटी संख्या है, उसी से जितने नंबर ऑफ मोल्स के वैल्यू आए हैं उसमें हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में 3.3 को 3.3 से डिवाइड किया, हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आया 1। ठीक है दूसरा में आया 2 और तीसरा में आया 1। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन 1 होंगे, हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा, जिसके अनुसार हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2O। और आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कहाँ पर है भाई? करेक्ट ऑप्शन होगा E। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल। एक सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू कितना होता है? n²। तो n का वैल्यू यहां क्या दिया गया है? 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आंसर होगा C। मीन्स ऑर्बिट नंबर 3 में नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे? 9 होंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हो, कौन कौन 9 होंगे? एक होगा 3s, एक होगा 3p। तो 3p में ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 3। 3s में ऑर्बिटल कितना होता है? 1। और 3d में कितना होता है? 5। तो 5 3 8 और 1 9। समझ गए? क्योंकि जब थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट होंगे, 3s 3p और 3d। इसके लिए अलग से भी मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, आप TNT केमिस्ट्री वर्ड को सर्च करके उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हम आपको अधिक से अधिक कोऑपरेट कर सकें और अपने कमेंट्स हमें आप देते रहो। चलिए नेक्स्ट, द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। NH3 का बॉन्ड एंगल क्या होता है? NH3 वास्तव में NH3 को होना चाहिए टेट्राहीड्रल, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है और हो जाता है 107 डिग्री। ठीक है, डिटेल्स में अपने वीडियो में हमने बताया है आपको। अभी वो समय नहीं है कि हम इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट है, द हीट रिलीज्ड when 1 mole of water is formed in a combustion reaction। कितना हीट रिलीज होता है? क्या होता है इसमें? ये तो आपको याद रखना, ये स्टैंडर्ड चीज़ है, आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। देखिए, ये हुआ आपको H2, 1 मोल ऑफ ये H2 गैस, इससे क्या मिला? इससे मिला आपको हाफ O2 गैस। ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाया? दोनों मिलके बनाया वाटर लिक्विड। और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा H। तो एनर्जी जो रिलीज होती है उसका वैल्यू हम निगेटिव में लिखते हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका अप्रोक्स वैल्यू होता है 285.8 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे यही पूछा जा रहा है कि कंबसन रिएक्शन में जो हीट एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, निम्नलिखित जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें। तो आपका सही आंसर होगा बी होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। द कंजुगेट बेस ऑफ HCO3- कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आपने पढ़ा होगा, रेनियस थ्योरी के बाद आया था। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होते हैं? ये थोड़ा इसको हमने आपके लिए कुछ और दे दिया है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जैसे ये हुआ आपका एसिड HCl में से हमने H+ को अगर बाहर निकाला, ये H+ को हमने बाहर निकाला तो क्या बच गया? Cl-। ये Cl- क्या हो गया? ये हो गया HCl का कंजुगेट बेस।
अगर आपसे पूछा जाए कि Cl माइनस के Cl माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो योर आंसर विल बी HCl। ठीक है, इसी तरह HNO3 में से आपने H अगर निकाल दो, ठीक है, तो क्या बचेगा NO3 जो होगा HNO3 का कॉन्जुगेट बेस। उसी तरह H3O प्लस में से आपने निकाला H प्लस को, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा H2O। ठीक है, उसी तरह H2SO4 में से देखिए इसमें जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो दो हैं। पहले हमने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला यहां से, ठीक है, तो हमें बचा HSO4 माइनस। फिर हमने HSO4 माइनस में से एक हाइड्रोजन को निकाला तो हो गया SO4 2 माइनस। यहां देखें, अगर HSO4 माइनस का आपसे कॉन्जुगेट बेस पूछा जा रहा है तो आंसर होगा SO4 2 माइनस। अगर H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस पूछा जा रहा है तो आपका आंसर होगा HSO4 माइनस। इसी तरह NH4 प्लस का अगर कॉन्जुगेट बेस पूछा जा रहा है, आप क्या करो, इसमें से एक हाइड्रोजन, एक H प्लस को माइनस कर दो, वो आपका होगा कॉन्जुगेट बेस। और NH3 में से NH3 का अगर कॉन्जुगेट बेस पूछा जा रहा है तो इसमें से आप एक H प्लस को माइनस करें तो आएगा आपको NH2 माइनस। उसी तरह H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वो होगा OH माइनस। ठीक है, इसमें से आपके जानकारी के लिए हमने बना दिया कि जल्दी से आप ये इसको समझ लो। ठीक है, तो इसका क्या हुआ बच्चों, इसका क्या होगा, इसका होगा, इसका द कंजुगेट एसिड पूछा जा रहा है तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा H2CO3, क्योंकि इसमें से आप माइनस H प्लस निकालोगे तो ये आएगा आपको HCO3 माइनस। तो ये हो गया H2CO3 कार्बोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो गया HCO3 माइनस, और इसका कॉन्जुगेट बेस एसिड हो गया H2CO3। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe2O3। ये तो सिंपल सी बात है, देखिए ऑक्सीजन का -2 होता है तो ये हो गया -6, तो यहाँ आयरन का होना चाहिए +3। ठीक है, सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हो। वैसे नियमानुसार अगर आप जाओगे तो हम आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया हमने X, तो ये हो गया 2x प्लस ये हो गया -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 = 0, और 2x - 6 = 0, और 2x +6, x हो जाएगा 6/2 +3। ठीक है, तो आंसर होगा बी, ये तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। अरे इसमें क्या बात है, ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है COOH, और ये NH2 ये प्राइमरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, OH अल्कोहल, CHO अल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और NH2 प्राइमरी एमीन। ठीक है, चलिए 12, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज रेजोनेंस इफेक्ट। कौन शो करता है, बेंजीन शो करता है। क्यों शो करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स के होने के कारण ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ये हुआ बेंजीन, ये देखिए अंदर में आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ईथीन। यहाँ पर थोड़ा सा आप ये समझ लो, हमने यहाँ लिख दिया है जब कार्बन के चारों तरफ केवल सिंगल बॉन्ड हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। जब कार्बन के चारों तरफ केवल सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब डबल बॉन्ड हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आपका आंसर मिल गया यहाँ पर।
आपका आंसर मिल गया। क्या आंसर होगा? C2H4 में ये हुआ आपका इथीन, ठीक है, C2H4 यही है ना जी, ये हुआ इथीन, डबल बॉन्ड है तो इसका आंसर होगा sp2। इसमें जो भी दोनों कार्बन है उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। नेक्स्ट 14, व्हाट इज द यूपेक नेम ऑफ CH3CH2CHO? यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करते हैं? अल्डिहाइड के कार्बन से शुरू करते हैं, 1 2 3 ठीक है, तो क्या होगा? प्रोपेनॉल। 3 कार्बन से प्रोपेन, अल्डिहाइड, अल, प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है। लेट अस कम टू 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है इसमें? द रिएक्शन ऑफ इथीन विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। एडिशन रिएक्शन होता है, देखिए यहां, इट इज इथीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराए तो क्या हुआ? ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन दोनों कार्बन से एक एक जुड़ गए और आपका प्रोडक्ट हुआ इथेन, ठीक है। इसमें ये भी बात ध्यान देने वाली है कि अल्कीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, जबकि अल्कीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और अल्कीन में केवल एडिशन रिएक्शन होता है, इट इज एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होता है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है sp2 से sp3, ठीक है, अगर अल्कीन से अल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है तो, ठीक है। तो आपका सवाल यहाँ पर क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन्स इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? वेरी इजी, मीथेन। इथाइन है अल्काइन में, इथीन हुआ अल्कीन में, बेंजीन हुआ एरोमेटिक, इट इज सैचुरेटेड, जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन के चारों तरफ। नेक्स्ट है, विच पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कॉन्टेन्स नोबल गैसेज हीलियम, नियॉन, आर्गन? Which period of periodic table contains helium, neon, argon? Period 1, period 2, period 3, all of these. अलग अलग पीरियड में ये प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मीन्स अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उनको तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी, तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है, क्लोरीन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, जबकि नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स को तोड़ना सबसे अधिक मुश्किल होगा, इसलिए हाईएस्ट डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? 2 मॉलिक्यूल में 2 एटम को तोड़ने में जितनी एनर्जी की जरूरत होगी, दैट इज डिसोसिएशन एनर्जी। नाइट्रोजन में चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए सबसे हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ XeF4 मॉलिक्यूल, बहुत जाना पहचाना सवाल है। इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। ज़्यादा डीप में हम नहीं जा रहे हैं, समय उतना नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर? समझें, CO2 पोलर नहीं होगा, पोलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल और अपोजिट डाइपोल होते हैं, CO2 में, ठीक है। CH4 में जितने भी बॉन्ड होते हैं सभी इक्विवेलेंट होते हैं, तो ये भी पोलर नहीं होगा, ठीक है। NH3 रियल में पोलर होगा, पोलर क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका डाइपोल कैंसिल नहीं हो पाता है,
ठीक है, NH3 में, इसलिए ये पोलर होगा। BF3 भी सभी बॉन्ड इक्विवेलेंट्स होते हैं, इसलिए ये भी पोलर नहीं होंगे, ये सभी नॉन पोलर होंगे। करेक्ट ऑप्शन इज NH3। करेक्ट ऑप्शन इज NH3। नेक्स्ट आते हैं, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 5 ग्राम NaOH। 5 ग्राम NaOH, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स यहां देखते हैं, N इज इक्वल टू गिवन मास 5 ग्राम, और NaOH का क्या हो जाएगा जी? NaOH का हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 39 40, ठीक है, तो 5/40, ठीक है, 5 8 40, 1/8। N का वैल्यू हो गया, और भी ml में है, आपको लीटर में चाहिए, तो आप क्या करो, 250 को 1000 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 4, 1/4। V का वैल्यू क्या आ गया? 1/4 लीटर। बस यहाँ पुट कर दें आप, क्या हो जाएगा? 1/8/1/4, बिल्कुल जीरो लेवल में, तो ये हो गया 1/8 गुने 4/1, 4 दूना 8, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। आप चाहो तो डायरेक्ट यहां भी कर सकते हो, N का वैल्यू यहीं आप लिख सकते हो, देख लो इसको, यहां आप लिख सकते हो 5/40 डिवाइडेड बाय 25/, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कहीं गलती नहीं हो इसलिए हमने अलग अलग करके इसको दिखा दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास परसेंटेज। हाईएस्ट मास परसेंटेज, देखो नॉर्मली आप देखो कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कैसे बढ़ता है, तो आप वैसे भी गेस करोगे कि हाईएस्ट मास परसेंटेज ब्यूटेन का होगा। ब्यूटेन का होगा। आप कैलकुलेट करके देखोगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? कार्बन हो गया 4, 4 मीन्स 12 चौक 48 मास ऑफ कार्बन, और टोटल मास 48 10 58, ठीक है, इंटू 100। सॉल्व करेंगे आपका आएगा 0.827, जो सबसे अधिक होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा ब्यूटेन। आप निकाल सकते हो, इजी सम से ये सब। अच्छा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। नंबर ऑफ एटम्स देखिए, यहां पर आपको हमने पहले भी बताया है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू N इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, आप जानते हो इसको। अब नंबर ऑफ मोल्स इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? गिवन नंबर, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। नो यहाँ वॉल्यूम है ना, सॉरी, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। गिवन वॉल्यूम आपका कितना है? 11.2। मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4 इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2, 1/2 इंटू Na इज इक्वल टू 0.5 इंटू Na, ठीक है। Na का 0.5 से आप ये करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 6.0 लेवल से बता रहे हैं जी, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आधा कर दो, 0.5 से गुना करना है ना,
तो क्या हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये बी। हालांकि इसमें 3.01 दिया गया है, कोई बात नहीं है उससे। क्वेश्चन नंबर 24 रिपीट किया गया है, इसको आप छोड़ के आगे बढ़ें। विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल? आपको पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एटॉमिक साइज ऑफ ऑर्बिट को डिटरमाइन करता है, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को, ठीक है, और ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। चलिए नेक्स्ट 26, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज डिटरमाइंड बाय 2n²। आप जानते हो, बहुत सिंपल सी बात है, 10 से पढ़ते आ रहे हो। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है यार, ठीक है, वेलोसिटी दी गई है, एच का वैल्यू दिया गया है, तो फिर निकाल क्यों नहीं रहे हो? क्यों नहीं निकाल रहे हैं भाई, क्यों नहीं निकाल रहे हैं? चलिए आइए देखते हैं। चलिए, लेमडा, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है? लेमडा इज इक्वल टू h/m इंटू वी, ठीक है। एच का वैल्यू कितना होता है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻7, ठीक है। अब इसको ये तो अलग कर लो, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा अप्रोक्स 0.729 इंटू, ये देखिए 10⁻34, 31 ऊपर गया तो +31, 7 ऊपर गया -7, ठीक है। तो आपको क्या आ गया? 0, और यहाँ 729 है ना, इसको समझने के लिए, सुविधा के लिए आप 73 लिख दो ना, 29 के बदले 3, 0.73 इंटू 10⁻34 में 7, 41, 31 घटाओ 10 -10, ठीक है, हो गया। अब इसमें आंसर सिग्निफिकेंट फिगर में दिया है कि किस में दिया है? देखें, सिग्निफिकेंट फिगर में दिया गया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? आप इसको यहाँ लाओ तो हो जाएगा 7.3, 10 गुना बढ़ा दिया है, तो आप इसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10⁻⁻10, ये क्या हो जाएगा? 7.3 इंटू 10⁻, ये कुछ नहीं है 1 है, ऊपर जाएगा -10 -1, तो 7.3 इंटू 10⁻11, ठीक है। एकदम जीरो लेवल से हमने इसको समझा दिया है, हाँ, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए अभी हमको। चलिए आइए देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ए। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 34 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक? 34 में एलिमेंट कौन होता है? सेलिनियम का होता है 34, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s2 और 4p4, ठीक है। अब ये देखें कि किस ब्लॉक में होगा, ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब ऑर्बिट में इंटर कर रहा है वही उसका ब्लॉक होता है, जानते हो आप। करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 29, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? देखिए यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का होता है, जबकि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन का क्यों नहीं होता है? ड्यू टू स्मॉलर साइज, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अधिक होने के कारण, ठीक है।
फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक नहीं होके क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होता है, क्योंकि फ्लोरीन से थोड़ा सा बड़ा साइज है क्लोरीन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? इसको तो हमने पिछले वीडियो में भी समझाया है आपको। क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, इसमें बहुत कुछ नहीं कहना है। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 के एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। किसको? ग्रुप 2 के एलिमेंट के, पेरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 के एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट को अल्कली मेटल कहते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम ग्रुप 1 में है, इसको हम अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली मेटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 32 एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेज। एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेज अलोंग ए क्रॉस ए पीरियड बिकॉज। क्यों डिक्रीज करता है? ड्यू टू डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट जाने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, मीन्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं और सेंटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं। दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिससे एटॉमिक साइज छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट, इन द रिएक्शन 2NaCl विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज। देखिए यहाँ सोडियम भी 0 स्टेट में है, क्लोरीन भी 0 स्टेट में है। यहाँ पर क्लोरीन -1 में आया, यहाँ सोडियम +1 में आया। तो क्या हुआ? 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो सोडियम का क्या हो रहा है? सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, अरे यार ये तुम निकाल सकते हो, अपने निकाल लो ये सब। यहां देखो ना, 7 दूना 14, -14 और इसका +1 +2 हो गया, इसका -2 तो -14 हो गया। -14 में से +2 माइनस करो, 12 +6। ठीक है, ऊपर जैसे निकाले हैं आप लोग निकाल लेना। कोई दिक्कत होने से कमेंट बॉक्स में आपको लिखना। और ये भी समझ में आ गया तो जरूर आप लिखेंगे कि हाँ सर समझ में आया कुछ। ठीक है, द चेंज इन इंथैल्पी फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंथैल्पी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है? निगेटिव होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए निगेटिव होता है। डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होता है। ठीक है, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस एंट्रोपी? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एंट्रोपी डिफाइन होती है। नेक्स्ट, the equilibrium constant of a reaction is 10. What will happen if the concentration of product is increased? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगा। ठीक है, द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। आप जानते हो, 9-10 में भी पढ़े हुए हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविस बेस जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। AlCl3 ये दोनों लेविस एसिड हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हैं, लेविस एसिड्स। H+ ये भी लेविस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। केवल NH3 इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यही लेविस बेस होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। द कॉमन आयन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का जो एसिडिटी और अल्काइलिनिटी मेंटेन्ड होता है, किसके कारण? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। ठीक है,
तो आप इसको थोड़ा रिवाइज करते रहें, आपके एग्ज़ाम काफ़ी करीब हैं। और TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड के साथ बने रहें, अपने भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने ज़रूर बोलें। मिलते हैं, अपने कमेंट्स हमको देते रहें ताकि 12 में भी आपको हम हर तरह से हेल्प करते रहें। ओके, थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।